नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो है लाने जंग। हम इस शो में वही खबर दिखाते हैं जिस खबर के बारे में आप जानना चाहते हैं। चुनाव की भरोसेमंद खबर मतलब एबीपी न्यूज। और आज इस शो में क्या कुछ खास हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं वो कौन कौन सी रिपोर्ट है जो आज हमने आपके लिए तैयार की है। एक एक कर वो रिपोर्ट्स आपके सामने आएंगी। होटल में डील क्या हो गई सील, इसको लेकर विस्तार से महाराष्ट्र की राजनीति, एनडीए गठबंधन में क्या चल रहा है, जानकारी आपको देंगे। अगली बड़ी खबर जो हमने रिपोर्ट तैयार की है वो सीटों का झमेला महागठबंधन में खेला होगा क्या, इसको लेकर भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे वायरल हो गया पोल डांस, जीत के आखिर कितने चांस, क्या है ये पूरी खबर जानने के लिए इंतजार कीजिए, रहिए हमारे साथ। और साथ ही वो खबर जिसको लेकर कांग्रेस आज आक्रामक बनी रही, कांग्रेस का खाता बही गलत या सही, इसका विश्लेषण भी आगे आपका इंतजार कर रहा है। और देखिए ये मौसम चुनाव का ही नहीं त्योहार का भी है। होली आई, कहां शुरू हुई छुट्टी की लड़ाई, ये रिपोर्ट भी आपका इंतजार कर रही है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो कांग्रेस के खेमे से आ रही है। दिग्विजय सिंह लड़ने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। उधर दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुना से अरुण यादव के नाम पर मोहर लग सकती है, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम वाली तीसरी लिस्ट का इंतजार है और अभी तक वो तीसरी लिस्ट आई नहीं है। और उसी लिस्ट को लेकर अब खबर ये सामने आ रही है कि उसमें नाम दिग्विजय सिंह का हो सकता है, उसमें नाम अरुण यादव का हो सकता है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से, ये तीसरा नाम जब तीसरे नाम वाली लिस्ट जब सामने आएगी जैनेंद्र, तो बड़े कद्दावर नेता जो हैं उनके नाम शामिल हो सकते हैं इस तीसरी लिस्ट पे कांग्रेस पार्टी की, यही सुगबुगाहट। बिल्कुल, तीसरी लिस्ट जो है आज देर शाम जारी होगी और उसमें 50 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त यह है कि मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। देखिए काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को कि वो लोकसभा चुनाव से बचने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें जो बड़े नाम लिए जा रहे थे अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का, अब दिग्विजय सिंह सामने आ गए हैं और उनके नाम पर मोहर लग गई है। राजगढ़ सीट से जो उनकी परंपरागत सीट रही है, उसी सीट से उनके प्रभाव का इलाका है, उस सीट से वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। याद होगा आपको पिछली बार वो भोपाल से उतरे थे, हालांकि कामयाबी नहीं मिली थी, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के सामने वो हार गए थे। अब इस बार वो राजगढ़ सीट से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। दूसरा बड़ा नाम है अरुण यादव का, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, वो गुना से चुनाव लड़ेंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती देंगे। तो ये दो बड़े नाम मध्य प्रदेश कांग्रेस के दो बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत हालांकि देखिए भूपेश बघेल से ही हो गई थी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जो राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक जो माहौल बन रहा था कि कांग्रेस में जो बड़े नाम है वो लोकसभा चुनाव में नहीं उतर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं उसके मद्देनजर हम कह सकते हैं कि पहले संकेत। आवाज में बहुत दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास लौटूंगी जैनेंद्र। देखिए जो बड़ी जानकारी यहाँ पर जैनेंद्र दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, ये वो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं जो लोकसभा चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। तीसरी लिस्ट कांग्रेस की उम्मीदवारों के नाम वाली जो आने वाली है उसमें इनके नाम होंगे। दिग्विजय सिंह पिछली बार साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ भोपाल से चुनाव मैदान में उतरे थे, हार मिली थी। इस बार जो अपने गढ़ वाला इलाका है राजगढ़, जिसके तहत आने वाली विधानसभा सीट राघोगढ़, वहां से उनके बेटे विधायक भी हैं, वहीं से चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे। अरुण यादव जो है वो सिंधिया के गढ़ गुना से सिंधिया को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। और ऐसे में जैनेंद्र ये दो बड़े नेताओं के नाम तो सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में क्या कुछ और कद्दावर कांग्रेस के नेता जिनको पार्टी इस बार चुनाव मैदान में उतारने वाली है, कुछ और नाम सामने आ रहे हैं क्या जैनेंद्र? बिल्कुल, एक और बड़ा नाम है कांतिलाल भूरिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कांतिलाल भूरिया झाबुआ से चुनावी मैदान में होंगे। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में ये तीन बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को लेकर के नजरें थी कि क्या वो दोनों भी चुनाव लड़ते हैं। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उमंग सिंघार विधायक दल के नेता हैं। लेकिन जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव से दूर रखा गया है, क्योंकि इन पर प्रदेश की जो सभी 29 लोकसभा सीटें हैं उन पर चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी होगी। तो बड़े चेहरों में प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन अब दिग्विजय सिंह का नाम आ चुका है, वो सबसे बड़े चेहरे हैं।
अरुण यादव का नाम आ चुका है और कांतिलाल भूरिया वो झाबुआ से उम्मीदवार रहने वाले हैं। ये मध्य प्रदेश की कहानी है। तीसरी लिस्ट जो आएगी उसमें अधीर रंजन चौधरी का भी नाम होगा। उसमें उत्तराखंड के हरिद्वार सीट से जो उम्मीदवार पार्टी के होने जा रहे हैं उनका नाम होगा। चंडीगढ़ सीट के नाम का ऐलान होगा। कर्नाटक की कई सीट जिसमें कि मल्लिकार्जुन, बिल्कुल देखिए हरीश रावत का नाम पार्टी ने प्रपोज किया है, या फिर मनीष तिवारी, इन दोनों में से किसी का नाम हो सकता है। मतलब ये कद्दावर नाम जो इस तीसरी लिस्ट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवारों की जारी की जाएगी वो आने वाले हैं। मुंबई की राजनीति के लिए ये खबर बहुत बड़ी है। सूत्र दावा कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे संजय निरुपम, चुनाव लड़ने का सपना उनका टूट गया है। कांग्रेस ने संजय निरुपम के दावे वाली सीट उत्तर पश्चिम मुंबई पर दावा ही छोड़ दिया है। संजय निरुपम पिछले कई दिन से सोशल मीडिया के जरिए नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे। अब फाइनली सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कांग्रेस ने ये सीट शिवसेना उद्धव गुट के लिए छोड़ने का फैसला किया है। ठाकरे की जिद के सामने कांग्रेस ने घुटने टेके हैं। मुंबई की 6 में से 2 सीट सिर्फ कांग्रेस को मिलेगी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त जुड़ रहे हैं और जरा जानते हैं सूरज से कि आखिरकार शिवसेना उद्धव गुट से नहीं जीत पाई कांग्रेस पार्टी और इसका नुकसान सीधे सीधे संजय निरुपम को इस रूप में होता हुआ कि दावेदारी ही उनकी खत्म हो गई है। ऐसे में अगला कदम क्या हो सकता है संजय निरुपम का? सियासी गलियारों में क्या चर्चा है सूरज? जी बिल्कुल, देखिए चर्चा तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें से जो प्रमुख चर्चा ये है कि संजय निरुपम को पूरा विश्वास था कि इस सीट से उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार दबाव बनाए हुए थे और उनकी जिद के आगे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने घुटने टेक दिए और फाइनली ये सीट उद्धव ठाकरे के लिए छोड़ दी, जहां से गजानन कीर्तिकर के बेटे खड़े हो सकते हैं चुनावी मैदान में और महाविकास अघाड़ी का चेहरा हो सकते हैं। और रही बात जो सियासी हलकों में जो बातचीत है वो ये कह रही है कि संजय निरुपम अगर यहाँ से दावेदारी उनकी नहीं बन पाती, उनको टिकट नहीं मिल पाता, तो शायद कांग्रेस का दामन वो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं है। तो कहानियां कई हैं, बातें कई हैं, लेकिन इसमें एक बात चर्चा इस बात को लेकर है कि संजय निरुपम कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस खत्म नहीं हो पा रहा। आज मुंबई में राज ठाकरे के साथ देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे तीनों ने मीटिंग की। खबर है ताज होटल की मीटिंग में राज ठाकरे को बीजेपी ने 2 तरह के ऑफर दिए हैं। दिखाते हैं आपको क्या है मुंबई की राजनीति की आज के दिन की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है महायुति के खेमे से राज ठाकरे को दिए गए ऑफर को लेकर। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, महाराष्ट्र की सियासत के ये तीनों सूरमा आज 2 घंटे तक मुंबई के होटल ताज में एक साथ बैठे और चुनावी रणनीति बनाई। तस्वीर में आपको एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे नजर आ रहे हैं। सुबह राज ठाकरे अपने समर्थकों के साथ मीटिंग कर रहे थे और उसी दौरान बुलावा आया और मीटिंग छोड़कर होटल ताज पहुंच गए। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राज ठाकरे ने लोकसभा की 2 सीटों की मांग की है। बीजेपी उन्हें 1 सीट देना चाहती है। इसके अलावा बीजेपी ने एक और ऑप्शन दिया है जिसके मुताबिक राज ठाकरे अगर लोकसभा में अपने उम्मीदवार नहीं उतारते और एनडीए को समर्थन करते हैं, ऐसे में विधानसभा में उन्हें ज़्यादा सीट दी जा सकती है और एमएलसी सीट भी। अब गेंद राज ठाकरे के पाले में है। ताज होटल की मीटिंग के बाद राज ठाकरे फिर से अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग में पहुंचे और बीजेपी के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा रखा। यहाँ भी करीब 2 घंटे तक राज ने समर्थकों के साथ बैठक की और दिल्ली में अमित शाह के साथ हुई मीटिंग की जानकारी साझा की। फिलहाल राज ठाकरे ने भी पार्टी के नेताओं से सीट शेयरिंग पर कुछ भी नहीं कहने को कहा है। इधर शिवसेना शिंदे गुट ने भी आज पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग की है और चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा है। अगर मन से हमारे साथ जुड़ने वाली है तो हमको खुशी है, ताकत पक्का हमारी बढ़ेगी और हमारा जो टारगेट है 45+ वो 100% पूरा होगा। एनडीए में अभी सीट बंटवारे का फैसला पूरी तरह से नहीं हुआ है। बीजेपी ने जरूर
20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर रखी है। बताया जा रहा है कि 8 सीटों पर अभी पेच है, जिसकी वजह से सीट शेयरिंग के औपचारिक ऐलान में देरी हो रही है। राज ठाकरे की एंट्री कब तक संभव है, क्योंकि आज अभी आप लोगों की चर्चा हो रही है। की वजह से सीट शेयरिंग लेके डिले हो रहा है क्या सर? उसके कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है। चर्चा शुरू है, योग्य समय पर निर्णय होगा। एक सीट को लेकर झगड़ा हो रहा है और ऐसी कई सारी सीटें। अरे उनमें तो पूरा झगड़ा ही झगड़ा है, उसमें कोई किसी के साथ नहीं है। महाराष्ट्र में पहले चरण में 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। महाविकास आघाड़ी में अब तक इन 5 में से सिर्फ 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पहले चरण के लिए 27 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है। इधर महाविकास आघाड़ी ने भी आज बैठक की, लेकिन इस बैठक में भी सीट बंटवारे को लेकर फैसला नहीं हो पाया। यहाँ भी 1-2 दिन लगने की संभावना है। आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां महागठबंधन में मामला फंसता हुआ दिख रहा है। बिना गठबंधन के ऐलान के ही लालू प्रसाद यादव ने तो उम्मीदवारों को टिकट देना शुरू कर दिया। असल में कांग्रेस जिन सीटों पर दावा कर रही है, उन्हीं सीटों पर लालू अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं और यही विवाद की वजह है। क्या बात हुई? कोई बात नहीं हुई। आप लोग इतना ये मत हुई है, बात क्या होना है, हो जाएगा। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह कैमरे के सामने झल्ला रहे हैं। कोई बात नहीं हुई। आप लोग इतना ये मत हुई है, बात क्या होना है, हो जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक जो मसला है, अरे भाई सब हो जाएगा। अखिलेश सिंह मीडिया के सवालों का सामना नहीं करना चाह रहे हैं। कैंडिडेट आरजेडी ने चलिए, सब कोई समस्या नहीं। अरे चलो ना यार, स्वरूप क्या होगा? चलो ना, ये हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमेशा मीडिया से हंसकर बात करने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के चेहरे पर तनाव का भाव क्यों दिख रहा है? बंटवारा हो जाएगा जल्दी, 1-2 दिन में सब। बिना सीट शेयरिंग के, बिना सब रास्ते पर है, चिंता मत। हो जाएगा, कुछ नहीं है, सब रास्ते पर है। ये वो जवाब हैं जो अखिलेश सिंह ने लालू यादव के घर से निकलने के बाद मीडिया के पूछे गए सवालों पर दिए। गाड़ी में बैठ सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, चिंता मत करिए। फॉर्मूला साफ नहीं है, कैंडिडेट आरजेडी ने घोषित कर दिया। सवाल ये कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन आखिर किस रास्ते पर है? पहले ये 2 तस्वीरें देखिए, फिर बताएंगे कि बिहार में महागठबंधन का भविष्य किस भंवर में फंसता हुआ दिख रहा है। पहली तस्वीर में लालू यादव के साथ आरजेडी के संभावित उम्मीदवार नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर भी कल रात की ही है, जिसमें बिना कांग्रेस के नेताओं के महागठबंधन की पटना में मीटिंग हो रही है। सवाल ये कि आखिर महागठबंधन की मीटिंग में कांग्रेस के ये नेता क्यों नहीं थे और बिना सीट बंटवारे के ही लालू अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में क्यों भेज रहे हैं? या तो ये लालू यादव की रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि बिना ऐलान के ही उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया जाए, या फिर कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की बात इतनी उलझ चुकी है कि औपचारिक ऐलान का झंझट ही खत्म कर दिया गया है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक कांग्रेस जितनी सीटें लालू यादव से मांग रही है, उतनी सीटें वो देने को तैयार नहीं है और इसी वजह से मामला अटका हुआ है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में कांग्रेस 9 सीटों की मांग कर रही है, जबकि लालू अधिकतम 8 सीट देने को राजी हैं। इसमें भी कांग्रेस के दावे वाली पूर्णिया, कटिहार और बेगूसराय की सीट लालू अपने पास रखना चाहते हैं, जबकि कल ही पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया है। पप्पू यादव पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पूर्णिया में चुनाव दूसरे फेज में 26 अप्रैल को है। मामला सिर्फ राजद और कांग्रेस के बीच ही नहीं फंसा है। पप्पू यादव की ज्वाइनिंग को लेकर कांग्रेस के अंदर भी मतभेद की खबर है। कल जब कांग्रेस में दिल्ली में पप्पू यादव शामिल हो रहे थे, उस दौरान वहां बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह मौजूद नहीं थे। खबर ये निकली कि अखिलेश सिंह को इस बात की जानकारी ही नहीं दी गई कि पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। बिहार के महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस के साथ लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हैं। सूत्रों की माने तो लालू यादव लोकसभा की 40 में से 28 से 30 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को लड़ाना चाहते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट की दावेदारी की वजह से
उनका टारगेट सेट नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के पक्ष में लालू इसलिए भी नहीं है क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। बीते बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने कांग्रेस को 70 सीटें दी थीं, जिसमें से कांग्रेस केवल 19 ही जीत पाई। माना गया कि यदि लेफ्ट को ज्यादा सीटें दी जाती या आरजेडी खुद ज्यादा सीटों पर लड़ती तो नतीजा कुछ और होता। वहीं सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि कांग्रेस कह रही है कि बीते लोकसभा चुनाव में तो आरजेडी ने ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन बिहार की इकलौती सीट जिस पर जीत मिली विपक्ष को वो कांग्रेस की सीट थी। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम वाली तीसरी लिस्ट जारी की गई है। बीजेपी ने तीसरी लिस्ट में तमिलनाडु बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, उनकी उम्मीदवारी का भी ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु की कोयंबटूर सीट से अन्नामलाई को चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा है। 9 उम्मीदवारों के नाम वाली ये बीजेपी की तीसरी लिस्ट है जो पार्टी ने जारी की है। इससे पहले पार्टी कुल 267 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। पहली लिस्ट में 195 और दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए थे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना की जो अभी राज्यपाल थी जिन्होंने इस्तीफा दिया था, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, उनको भी पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है। ये बड़ी खबर है। आप जानते हैं कि हाल ही में तमिलसाई सौंदरराजन ने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था। कल ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, दोबारा से पार्टी की अध्यक्षता ली और अब आज तीसरी लिस्ट में उनका नाम भी बतौर उम्मीदवार शामिल किया गया है। तीसरी लिस्ट में कुल 9 उम्मीदवारों के नाम है, जिसमें महत्वपूर्ण यह है कि दक्षिण की सीटों को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। कोयंबटूर से अन्नामलाई को टिकट दिया गया है। अन्नामलाई जो तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और चेन्नई सेंट्रल से पी सेल्वम को टिकट दिया गया है, और साथ ही चेन्नई साउथ से डॉक्टर टी सौंदरराजन, उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बड़ी खबर बिहार से आ रही है। कांग्रेस ने लालू यादव पर दबाव बढ़ाया है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस ने आज आरजेडी को बाकायदा चिट्ठी लिखकर 10 सीटें देने की मांग की है। जबकि कांग्रेस का लालू पहले 7 फिर अधिकतम 8 सीट देने को तैयार हुए थे, और अब कांग्रेस की जो डिमांड है वो बढ़ गई है। 10 सीटों की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। देखिए, पहले कहा जा रहा था कांग्रेस पार्टी 9 सीटों की मांग कर रही है, आरजेडी 8 सीटें देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में किया है, उसके बाद एक और पूर्णिया वाली सीट जिस पर कांग्रेस पार्टी ने दावेदारी बढ़ा दी है। ऐलान जंग देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम वाली जो तीसरी लिस्ट आनी है, उसमें एक नाम उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का भी हो सकता है। बड़ी खबर यह आ रही है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस की तरफ से अजय राय को एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। आप जानते हैं, पहले भी अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, और ऐसे में अभी तक देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में उत्तर प्रदेश को 17 सीटें आई हैं, और ऐसे में इन 17 सीटों में से 10 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं, और इसी में एक वाराणसी की सीट भी है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अजय राय को कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से, जो और नाम सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें सहारनपुर से इमरान मसूद का नाम भी है, और कौन कौन से नाम जिनको लेकर इस वक्त सुगबुगाहट तेज है? जैनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास 17 सीटें हैं। 17 में से अमेठी और रायबरेली वीआईपी सीटें हैं, उन पर आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा नहीं हुई। बची हुई जो 15 सीटें हैं, उन 15 में से 8 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय हो गया है। सबसे बड़े नाम अजय राय, यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो बनारस में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार, उनके नाम पर मुहर लग गई है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी, जहां से राज बब्बर के नाम का कयास लग रहा था, वहां से रामनाथ सिकरवार ये विधानसभा का चुनाव लड़े थे और अच्छी संख्या में इन्हें वोट मिली थी, हालांकि चुनाव जीत नहीं पाए थे। सिकरवार को फतेहपुर सीकरी से टिकट दिया गया है। बाराबंकी से तनुज पुनिया, पीएल पुनिया वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, उनके बेटे
तनुज पुनिया को उम्मीदवार बनाया गया है। झांसी से प्रदीप जैन पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो झांसी से चुनाव लड़ेंगे। अमरोहा से दानिश अली पिछली बार बीएसपी की टिकट पर जीते थे, लेकिन संसद के विशेष सत्र के दौरान जिस तरीके से छीटाकशी हुई उनके ऊपर, बल्कि अपशब्द कहे गए उन्हें, और उसके बाद राहुल गांधी उनके घर पहुंचे, बीएसपी से निकाले गए। कल ही वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं और आज उनके नाम पर मुहर लग गई है। सहारनपुर से इमरान मसूद एक और चर्चित चेहरा, हालांकि पिछले दिनों वो कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए थे, घर वापसी की, और अब इमरान मसूद सहारनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बांस गांव से सदल प्रसाद को टिकट मिला है। सदल प्रसाद बीएसपी से कुछ ही दिन पहले कांग्रेस में आए हैं और वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछली बार वो एसपी बीएसपी के ज्वाइंट कैंडिडेट थे, जीत नहीं पाए थे। इस बार कांग्रेस और एसपी के ज्वाइंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और देवरिया सीट से अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, टीवी के जाने पहचाने चेहरे, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो रोमाना, ये बड़ी खबर है जैनेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। तो ये वो बड़े नाम है जो कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जो अब से कुछ देर में आने वाली है उसमें आप देखेंगे सिलसिलेवार तरीके से। बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, गया से वो एनडीए के उम्मीदवार होंगे। चिराग पासवान ने अपने जीजा को जमुई से उतारने का मन बना लिया है। बिहार के पहले फेज की 2 वीआईपी सीटों का चुनावी विश्लेषण। होली मिलन समारोह में जीतन राम मांझी को मंच पर जीत की माला पहनाई जा रही है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद जीतन राम मांझी पहले उम्मीदवार हैं जिनकी उम्मीदवारी का औपचारिक ऐलान पार्टी की तरफ से किया गया है। में हम लोग मिलने जा रहे हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बिहार में खास करके गया उनके दिल में बसता है। आप हमारी पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। हमारी पार्टी रात दिन आपके लिए काम करेगी क्योंकि एक गरीबों की पार्टी है। जीतन राम मांझी के खिलाफ आरजेडी पूर्व मंत्री और बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत को मैदान में उतारने की तैयारी में। सर्वजीत दावा कर रहे हैं कि पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है। पार्टी ने भरोसा जताया है तो पार्टी को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और पार्टी ने हमें ये निर्णय दिया है। गया से लोकसभा उम्मीदवार जीतन राम मांझी अभी विधायक हैं और 2019 में इसी सीट से महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़कर हार चुके हैं। 2019 के उस चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार को 4,67,000 जबकि जीतन राम मांझी को 3,14,000 वोट मिले थे। 2014 में जीतन राम मांझी जेडीयू के उम्मीदवार थे और वो तीसरे नंबर पर थे, तब यह सीट बीजेपी ने जीत ली थी। 2019 में गठबंधन के नाते जेडीयू के पास यह सीट चली गई थी, लेकिन इस बार जेडीयू ने अपने उम्मीदवार का टिकट काटकर यह सीट जीतन राम मांझी को दे दी है। 2 बार से लगातार चुनाव हार रहे जीतन राम मांझी का मुकाबला अब आरजेडी के उम्मीदवार से होगा। मान करके गया ऐसा पौराणिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर प्रतिनिधित्व करेला हमारा एक मौका देती है। इल हम बहुत आभार व्यक्त करेंगे और अभी कहा कि निरंजन जी अखौरी जी, हम भगवान से प्रार्थना कर रही, भगवान राम से प्रार्थना कर रही कि हमारा शक्ति देहू ताकि हम गया के कुछ सेवा कर सकें। गया में चुनाव पहले फेज में ही है। गया के साथ ही जमुई सीट पर भी 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और खबर है कि इस सीट से चिराग पासवान अपने जीजा अरुण भारती को चुनाव लड़ा सकते हैं। एलजेपी की तरफ से अभी औपचारिक ऐलान अरुण भारती के नाम का नहीं हुआ है, लेकिन एबीपी न्यूज को सूत्रों से पता चला है कि पार्टी संसदीय बोर्ड की मीटिंग में कल अरुण भारती के नाम पर मुहर लगी। 2019 में जमुई में एनडीए को 5,28,000 वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन के उम्मीदवार को 2,87,000 वोट मिले। एलजेपी के अरुण भारती का मुकाबला आरजेडी की अर्चना रविदास से होने की संभावना जताई जा रही है। दोनों प्रमुख दलों के उम्मीदवार पहली बार चुनाव में किस्मत आजमाएंगे। जमुई लोकसभा क्षेत्र से चिराग पासवान पिछले 2 बार से चुनाव जीत रहे थे, लेकिन इस बार वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी खबर सुनकर कई दावेदार खड़े हो गए। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान अपने बहनोई अरुण भारती को ये जगह देना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने भी अर्चना को सिंबल दे दिया है। और देखिए, बिहार के चुनावी माहौल के बीच होली, गुड फ्राइडे की छुट्टी पर विवाद हो रहा है। चुनावी मौसम में ना तो छात्र खुश हैं, ना ही शिक्षक खुश हैं। देखिए छुट्टी के रंग में कैसे भंग पड़ रहा है। मथुरा सहित देश भर में होली की तैयारियां धूमधाम से चल रही हैं। 25 मार्च को देश होली का त्योहार मनाने की तैयारी कर रहा है।
सरकारी प्राइवेट दफ्तरों और स्कूलों में 25 मार्च को छुट्टी है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, बिहार में होली की छुट्टी 25 मार्च को नहीं बल्कि 26 और 27 मार्च को है ना वाकई में बिहार गजब। और इसी हिसाब से चुनाव आयोग ने पहले फेज के नामांकन के लिए बाकी देश से अलग तारीख तय की। असल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल ये है कि छात्र भी परेशान हैं और शिक्षक भी। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली आज की तस्वीर जिसमें इंटरमीडिएट के बच्चे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में वो लेटर है जिसमें 29 मार्च को बिहार सरकार ने गुड फ्राइडे की छुट्टी रद्द करके उस दिन परीक्षा कराने का ऐलान कर दिया। पहले छुट्टी वाले विवाद की बात करते हैं। 19 तारीख को शिक्षा विभाग की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई जिसमें लिखा गया 25 तारीख को होने वाली छात्रों की परीक्षा जो 30 तारीख को होनी थी अब 30 को ना होकर 29 मार्च को होगी। समझ रहे हैं आप किस तरह से लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं। एक तो पहले 25 तारीख तय की, फिर 30 तारीख तय की और अब 29 तारीख को परीक्षा निर्धारित की है, वो भी गुड फ्राइडे वाले छुट्टी के दिन। 25 मार्च को बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं, शिक्षक स्कूल जाएंगे कि नहीं, विद्यालय में अवकाश रहेगा या विद्यालय खुला रहेगा, इस पर कोई भी स्पष्ट निर्देश विभाग के द्वारा नहीं दिया गया है, जिसको लेकर के शिक्षकों और छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बिहार में शिक्षा विभाग को अब भी वही के पाठक चला रहे हैं जो मुख्यमंत्री के आदेश को ठेंगे पर लेकर चलते हैं। सरकार बदल गई लेकिन सिस्टम नहीं बदला और लग ऐसा रहा है जैसे के पाठक जैसे अधिकारी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को घर की जागीर समझकर चला रहे हैं। सरकार से मैं मांग करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं कि ऑलरेडी छुट्टियां काफी कम है और उसमें भी छुट्टियों के दिन में परीक्षा जबरदस्ती न थोपा जाए, उसको अन्य वर्किंग डे में भी लिया जा सकता है। अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था की दूसरी तस्वीर देखिए। ये इंटर के बच्चे हैं जो सड़क पर उतरकर बीजेपी और जेडीयू के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। असल में ये वो छात्र हैं जिन्हें कॉलेज से स्कूल में ट्रांसफर होना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग का आदेश है बिहार के किसी कॉलेज में इंटर यानी +2 की पढ़ाई नहीं होगी। जिन छात्रों ने पिछले साल 11वीं में नामांकन कराए उन्हें भी दूसरी जगह 12वीं के लिए फिर से नामांकन कराना होगा। शिक्षा विभाग ने डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले 11वीं तक के छात्रों को स्कूल्स में शिफ्ट करने का आदेश दिया। तो हम लोग के क्यों है? हम लोग तो 11th कर चुके हैं ना, हम लोग का कॉलेज में एडमिशन हो चुका है ना, तो हमें क्यों हटाया जा रहा है यहाँ से? कोई मतलब नहीं है हटाने का। हमें स्कूल में नहीं जाना है, हमें अपने कॉलेज में ही रहना है। हम यही चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, जो भी नया नियम लागू हुआ है वो नए बच्चों के लिए हो, नए सेशन के लिए हो। भविष्य के साथ खेला हो रहा है, बहुत ज्यादा ही खेल रहे हैं सब। कॉलेज उस क्लास में किया जा रहा है। अभी 10 महीना का बस क्लास है, बस उसके भी आगे भी इससे नौटंकी कर रहा है। नए रूल के तहत कॉलेजों में अब 11वीं और 12वीं की पढ़ाई नहीं होगी, यानी इंटर तक की पढ़ाई 10+2 वाले स्कूल्स में करनी होगी। फिलहाल छात्रों से डिप्टी सीएम ने मुलाकात की और समस्या के समाधान का भरोसा दिया। जो 11th में जिन लोगों ने 11th की पढ़ाई शुरू कर दी है उसका नाम नहीं कटेगा, चिंता मत करो। एकदम मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं बाबू कह रहा हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ, मैं अभी बात करूँगा। मौसम चुनावी है, ऐसे में शिक्षा विभाग के फैसले जिस तरह के हो रहे हैं वो सरकार के लिए चुनाव में मुसीबत खड़ी कर सकते हैं।